एनसीईआरटी क्लास 7 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला अध्याय जिसका नाम है समानता। तो समानता वर्ड को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी से इस अध्याय को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कुछ आपको फोटो देख ले दिया हुआ है। जैसे छोटेलाल है जो एक किसान है, मंजीत कौर जो एक शिक्षिका है, टीचर है, तेजासी व्यापारी है, गिरीश राव एक छात्र है, कांता देवी घरेलू कामगार है, मैड है, सुजाता कुमारी ये भी घरेलू कामगार है। आगे देखिए, अब्दुल रहमान एक कारीगर है, शबनम बानो एक गृहिणी हाउसवाइफ है, ग्रेसी ललेंद ये परामर्शदाता है, एडवाइजर है, आइजैक लेलेंग ये सरकारी अधिकारी है, रुखसाना मिर्जा एक मीडिया कर्मी है, योगराज ये बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अशोक जैन ये उद्योगपति है। तो इन सब उदाहरण से हम लोग समझेंगे समानता के बारे में। समानता के बारे में समझने से पहले हम लोग एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चुनाव के दिन कांता बताएं थे घरेलू कामगार थी, और उसकी दोस्त सुजाता वो भी घरेलू कामगार है, दोनों मैड हैं, घर में काम करती है। वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही है। दोनों कांता देवी और सुजाता कुमारी दोनों साथ में वोट डालने गई है। देखते हैं क्या होता है आगे। कांता देवी बोलते हैं, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। कांता देवी सुजाता से बोलती है कि देखो न सुजाता, कितना अच्छा बात है कि हम देश की समान नागरिक इक्वल नागरिक है और सभी को वोट देने का अधिकार है। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। जैन साहब कौन थे बता चुके थे आपको, एक उद्योगपति है। सुजाता बोलती हाँ बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। अब कांता का बारी आ गया। चल कांता, अब तेरी बारी आई। कांता अंदर चली जाती है वोट देने। देखें अंदर क्या कांता के मन में क्या चलता है कि मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। जो गरीब परिवार होते हैं, मध्यम परिवार होते हैं, वो अपने नेता का चापलूसी को नहीं समझते हैं। उनको छोटी छोटी विकास से वे खुश रहते हैं। उसके मन में ये चल रहा है कि जब वोट का प्रचार करने आया होगा नेता, वहाँ का अस्थायी नेता, उन्होंने बोला होगा कि मैं पानी के पाइपलाइन बिछा दूंगा जिससे आप लोग को पानी की समस्या नहीं होगी। वही बात को सोच रही कांता देवी कि मैं उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। देखता है क्या होता है। आगे बढ़ते हैं कहानी में हम लोग। कुछ देर बाद क्या होता है। बाद में आना कांता, जो जैन साहब थे, जैन साहब घर ये काम करते थे, घरेलू कामगार थी, जैन साहब से घर में ये काम करती थी। वो बोलते हैं बाद में आना कांता। कांता जी नमस्ते साहब। अब देखते हैं क्या होता है। दोनों वोट देकर अब घर की ओर चल पड़े, सुजाता और कांता देवी। गुड़िया बुखार में पड़ी है। कांता बोलती है गुड़िया उसकी बेटी है जो बीमार पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहेब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले लाऊं। ये लोग कितना परिस्थिति है कांता देवी की कि अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है। जिस कारण ये जैन साहब के घर जाएगी, सबसे पहले वहाँ काम करेगी और कुछ पैसा लेके आएगी जिससे अपने बच्चों का ये इलाज कर पाएंगे। देखते हैं क्या होती है। अब वो घर पर यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे। कांता देवी अपनी बच्ची गुड़िया को बोलती है, कुछ पीने को देती है, बोलती है यह पी लो
कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटेंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। वो अपनी बेटी को घर गई और कुछ पीने को दी और बोली कि इसको पी लो, हम शाम को आएंगे तो अब तुमको अस्पताल लेके चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। वोट वोट देने गई, वोट दे के घर आ गई। आने के बाद बच्ची को बोली कि पानी पी लो, कुछ पीने को दी, मैं शाम को आऊँगा तुमको अस्पताल लेके जाऊँगा। देखते हैं क्या होता है। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं है। वह घर से निकली जैन साहब के घर काम करने के लिए, तब देख रही कि बस्ती में चारों तरफ कचरा फैला हुआ, कूड़ा करकट फैला हुआ, गंदगी फैला हुआ है। तो सोच रही है कि गुड़िया बीमार पड़ेगी तो उन्हें क्या होगी, क्योंकि आसपास बस्ती में साफ सफाई होती ही नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट, अब वो चल गई, काम करने चल गई जैन साहब के घर। देखते वहाँ क्या होता है। कोने को अच्छे साफ करना, जैन साहब की वाइफ बोलती है कि कोने को अच्छे साफ करना। जैन साहब उनकी पत्नी है, बेचारी साफ कर रही है। कांता, ये ले तेरे पैसे। जैन साहब की जो मिसेस है वह कांता को पैसा दे के बोल रही है, पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। वो डांट रही है, डांट पूर्वक बोल रही है कांता को कि ये लो अपने पैसे, लेकिन हमेशा मांगने की आदत मत बनाओ। कांता देवी बोलती है, जी मैडम नहीं बनाऊंगी, क्योंकि खुद परेशान है वो। उस शाम को बोली थी गुड़िया से कि हम शाम मांगू तुम अस्पताल लेके जाऊंगा, तो बस जरा सी देर और बेटी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल गए वो लोग। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए, अब कांता देवी सोच रही है कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हो, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। एक तरह का असमानता को बता रहा है कि एक ही व्यक्ति है लेकिन उसका स्थिति अलग अलग है। कांता देवी स्थिति अलग है, देखिए उसी प्रकार जैन साहब की जो मिसेस है उनका लाइफ अलग है। तो ये एक असमानता को बता रहा है। आज इसमें पहला टॉपिक है। अब यहाँ से हम लोग को अध्याय शुरू हो गया है। ये तो कहानी था, अब इसी कहानी के माध्यम से हम लोग समानता के बारे में समझेंगे। तो पहला हम लोग की हेडिंग है माताधिकार की समानता। माताधिकार के मतलब होता है मत देने का अधिकार की समानता, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार, इसकी समानता माने सभी लोगों को वोट देने का अधिकार, इसी को बोलते हैं माताधिकार की समानता। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः फिर से उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो आपको बता चुके थे। उसमें बहुत लोग उद्योगपति थे, परामर्शदाता थे, शिक्षक थे, बहुत गृहिणी थे, बहुत कोई कामगार थे, बहुत उद्योगपति थे, कोई सरकारी कर्मचारी था, कोई बेरोजगार था। उस सभी को देखिए, तो उसके साथ लाइन में खड़े हैं, जो उसके साथ लाइन में खड़े हम देख चुके हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है, वो भी लाइन में खड़े थे वोट देने के लिए। कांता उनको पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी, छोटेलाल क्या था, किसान था, छोटेलाल को भी पहचान लेती है कांता। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्क, वयस्क मतलब जिनका 18 साल उम्र हो चुका है, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्क को मत देने का अधिकार है। ये पॉइंट का आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उन सब में सभी वयस्क को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को मत देने का अधिकार है। कहें कि हम लोग देश लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेसी है। चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी को वोट देने का अधिकार है। चाहे वो गरीब है
वो भी एक ही वोट दे सकता है, चाहे वो अमीर है वो भी एक वोट दे सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो तो भी एक ही वोट दे सकता है, और चाहे ना पढ़ा लिखा हो तो भी वो एक ही वोट दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ, इसे जैसा कि आप पिछली वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक व्यस मताधिकार। सार्वभौमिक के मतलब होता है सभी जगह, सभी कोई। सार्वभौमिक व्यस मताधिकार इसका मतलब होता है सभी व्यस को मत देने का अधिकार है, और यह सभी लोकतंत्र की आवश्यक पहलू। आवश्यक पहलू इसलिए हैं क्योंकि नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता, और तंत्र के मतलब होता है प्रणाली। लोकतंत्र जनता का प्रणाली, जनता ही चुनते हैं और वही चुने हुए लोग आगे चल के सरकार बनाते हैं और वे देश चलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ बोला गया आपका पॉइंट कि यह सभी लोकतंत्र की आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक व्यस मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। क्यों ऐसा है? क्या बोला कि सार्वभौमिक, सार्वभौमिक सभी कोई सभी जगह। सार्वभौमिक व्यस मताधिकार का विचार जो सभी लोग को, जो भी व्यक्स हो गए उस सभी लोग को मत देने का अधिकार है, ये समानता के विचार पर आधारित है। क्यों? क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, उसका आर्थिक स्तर, इकोनॉमिक लेयर जो भी हो, गरीब अमीर हो या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार वो है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक थी और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर। उसको लगा कि हमारे बड़े लोग हैं, छोटे लोग, गरीब अमीर जो भी है, पढ़े लिखा नहीं पढ़े लिखा जो भी है, सभी लोग उसी लाइन में लगे हैं, सब वोट दे रहे हैं। तो उसको लगा कि सब जितना व्यक्ति सब समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यह देखकर खुश है कि वह अन्य सबके बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती कि वो अपनी बच्ची को जब अस्पताल लेने गई तो वहाँ तो जैन जी लाइन में लगे नहीं थे, उन जैसे गरीब लोग लाइन में लगे थे इलाज के लिए। तो शंका होने लगी, शक होने लगा कि ऐसा नहीं है, जैसा मैं सोचती थी वैसा नहीं है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखते हैं, उनका डे रूटीन देखते हैं, जीवन उसका लाइफ स्टाइल क्या है। वह एक, कांता का बात हो रहा, वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है, गटर है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती है क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। अगर वो छुट्टी पे चली जाएगी तो उस दिन का उसको आय का स्रोत नहीं है, आय नहीं मिलेगा तो घर परिवार नहीं चलेगा, जिस कारण छुट्टी भी नहीं ले सकती थी। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उस दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। काम करके थक के आई वहाँ से जैन जी के घर से, फिर अपने बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल गई, वहाँ लाइन में लग गई। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से अलग है, भिन्न है। जो वहाँ वोट देने की लाइन लगी हुई थी, वो सरकारी अस्पताल जो लाइन लगा उससे अलग है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े लोग अधिकांश लोग क्या है, गरीब है। लेकिन जो सुबह लाइन लगा था वोट देने के लिए, वहाँ से मिश्रित थे, सही मिक्स थे, गरीब थे, अमीर भी थे, मध्यम भी थे, बहुत गरीब भी थे, बहुत अमीर लोग वहाँ उपस्थित थे। अब आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है अन्य प्रकार की असमानताएं। इसके अलावा और असमानताएं क्या है, चल के जानते हैं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं
और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। कांता जैसे बहुत और लोग हैं जो भारत में रहते हैं और जिन्हें मत देने का अधिकार है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन, डेली जो लाइफ है और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है, उसी की एज का लोग अलग काम कर रहे हैं, तो असमानता हो गया। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का कारण पड़ना पड़ता है। निर्धन होने के अलावा भी भारत के लोगों को अन्य कारणों, अन्य रीजन से भी असमानता के कारण सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़ के समझ, और दो कहानी पढ़ेंगे जिससे हम लोग समझ आ जाएगा असमानता के अन्य कारण क्या हो सकते हैं। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित, जो दो कहानी आपको पढ़ के सुनाएंगे भी, ये दोनों कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित, जो वास्तव में ऐसा हो चुका है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। जो भारत में अलग अलग जगह में ऐसी असमानताएं होती है, उसमें प्रकाश डालती है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। भारत में जातिगत व्यवस्था के द्वारा भी असमानता बड़ी मात्रा में पाया जाता है। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, यदि आप गांव में रहते हैं, तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही आपको हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी सिटी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र या वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिएगा तो आप पाएंगे कि उस शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। वो लोग जब पेपर में आउट करते हैं शादी के लिए, तो बोलते हैं क्या कि सेम जाति के लड़की चाहिए, कभी नहीं बोलते कोई भी जाति चलेगा। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़े। दलित के बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो निचली कहे जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जो दलित होते हैं, जो निचली जाति होते हैं, वो लोग को संबोधित करने के लिए दलित वर्ड रखा गया है। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ था और आज भी हो रहा है। ये देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक फेमस दलित लेखक है, जो नीची जाति के थे, अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता। जब वो स्कूल जाते थे तो औरों से उसको दूर बैठना पड़ता था, वो भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी, उनका जगह लोग नहीं बचाता था बैठने के लिए। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई पड़ते थे, क्लियर नहीं दिखाई पड़ते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे तब प्रधानाचार्य प्रिंसिपल ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। कुछ गलती किए होंगे या नहीं भी किए होंगे, तो वहाँ के प्रिंसिपल जो थे स्कूल के, ओम प्रकाश को बोले कि तुम स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाओ। वे लिखते हैं कि ओम प्रकाश लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जितना सोचा था उससे बहुत बड़ा मैदान था, जिसे साफ करते मेरी कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरा
सिर अट कट गया, जो धूल निकला उससे पूरा चेहरा सिर सब तरफ धूल हो गया उसका, मुंह के अंदर धूल चल गया उसका। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, सभी बच्चे अपने क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ये बच्चा झाड़ू मार रहा था और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह जो उसकी आंखें थी मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी मुझे। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी उस बच्चे को। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही। 2 दिन तक उस बच्चे से स्कूल, मैदान सभी जगह झाड़ू लगाने शुरू कर दिया 2 दिन तक। और इसी क्रम तब रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता, ओम प्रकाश के पिताजी थे, वो अपने बेटे को झाड़ू लगाते देख उन्होंने शिक्षक का साहसपूर्वक में निडर से बिना डरे सामना किया, फेस किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में जोर से बोले कि सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। अब देखिए अगला कहानी देखिए, ये तो दलित जात के कारण, जातिगत के कारण ये असमानता पाया गया उसको। अगला कहानी देखते हैं। दूसरा कहानी देखिए, दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक समान बात अभी भी होता है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। जो शहर में नए नए गए थे और वे किराए के मकान ढूंढ रहे थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। उन नए जगह आए थे तो उनको पता नहीं था कहाँ मकान मिलेगा, तो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास वो पहुंच गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता हूँ। डीलर बोला कि हम बहुत खाली मकान के बारे में जानता हूँ जो किराए पर मिल सकती है। वह पहला मकान देखने गया। श्री और श्रीमती अंसारी पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति में से कपल, अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का डिसीजन कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने, जब वो मकान का मालिक नाम बोला आपका नाम क्या है, तो नाम बता दिए वो लोग, तो वे बहाने बनाने लगे कि वे मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास मत वहाँ नहीं रहता है। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। वो बोली थी मालकिन की यहाँ मांसाहारी अलाउ नहीं है, जबकि बगल से ही, पड़ोस से ही मछली पकने की स्मेल आ रही थी, गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी उन्हें पसंद आए थे। उनके सामने उन दूसरों और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया, और अगल बगल गए वहां भी सब यही बात बोले। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपने नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने की इच्छुक नहीं थे। उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार हुई। आखिरकार उनको मकान मिल गया। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें क्या हुआ, जातिगत व्यवस्था के कारण असमानता हुआ। असमानता का बहुत कारण है। पहला कारण देखिए हम तो जात से हुआ, यहाँ भी जाति से हो रहा है, जातिगत व्यवस्था से हुआ। अगला टॉपिक है मानवीय गरिमा का मूल्य, सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या वैल्यू है।
अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता के व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम के या निम्न वर्ग, किस जाति, उच्च वर्ग के हैं कि मध्यम के हैं कि नीचे जाति के, उसके अनुसार उन लोग में असमानता लोग करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत हुआ और धर्मगत हुआ। धर्म भी जातिगत वाल्मीकि के साथ हुआ और धर्मगत अंसारी के साथ हुआ। नेक्स्ट देखिए, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठोस पहुंचती। ठेस मतलब, गरिमा का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान से बोल सकते हैं। गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाया गया शिक्षकों द्वारा, और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान या उनके समान इक्वल नहीं है, उन्हें कमतर है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सका, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष उनके सामने विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके असम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वे उसी सम्मान और उसी गरिमा की हकदार थे कि वो भी एक इंसान है। जिसके पास गए वो भी एक इंसान है। जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है उनको भी मिलना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, अगला हेडिंग है भारतीय लोकतंत्र में समानता। हेडिंग है भारतीय लोकतंत्र में समानता, कि भारतीय लोकतंत्र में किस प्रकार आदमी को समानता मिलता है। तो भारतीय संविधान, लोकतंत्र के बारे में बता चुका, नया वर्ड आया संविधान। संविधान किसे बोलते हैं? संविधान होता है, संविधान का एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जनता और जो सरकार चलाते हैं उनका नियम और अधिनियम को बताया गया है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। जो भारत का संविधान है वह सभी व्यक्ति को समान मानता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या महिला स्त्री हो, किसी भी जाति के हो, कोई भी धर्म का हो, शैक्षिक कितनों पढ़ाई लिखाई किया हो या आर्थिक गरीब अमीर, कोई भी बैकग्राउंड से आता है, उन सबको समान माने जाएंगे, सब इक्वल माने जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान किया गया है। लेकिन कम से कम संविधान ने बताया गया है कि सभी व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को माना गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, पहले जो मनुष्य के साथ, व्यक्ति के साथ भेदभाव हुआ या के दुर्व्यवहार हुआ, उसको रक्षा करने, डिफेंस करने कोई ऐसा कानून नहीं था। अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उसके साथ समानता के व्यवहार
को सुनिश्चित करने के लिए आज मौजूद है। आगे देखिए, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। जो समानता को स्थापित इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रावधान जो प्रोविजन किए गए हैं उनके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला क्या है, प्रथम क्या बोलता है संविधान कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। कानून के अंदर में सर्व व्यक्ति समान, इसका मतलब क्या हुआ कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। पहला पॉइंट क्या बोला कि कानून की दृष्टि में हर के समान। इसका मतलब क्या हुआ कि देश के सर्वोच्च सत्ता जो है राष्ट्रपति है और सबसे निचली जो घरेलू कामगार है उन सबका भी क्या होना चाहिए, इक्वल समान है। लेकिन ऐसा समान नहीं होता है। दूसरा बोलता है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, कौन सा वंश का है, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा बोल रहा है कि किसी व्यक्ति, उस व्यक्ति का चाहे धर्म कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई वंश का हो, वो कहाँ जन्मा है, स्त्री हो कि पुरुष, इसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा बोलता है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। पब्लिक प्लेस पर कोई व्यक्ति जा सकता है, जिनमें पब्लिक प्लेस कौन है, खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार, सब क्या है, सब पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक स्थान, इसमें सभी लोग जाना अलाउ है। सब लोग सार्वजनिक कुआं जो होता है, सरकारी कुआं होता है या सरकारी सड़क हो या नहाने के घाटों पर उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। उन्मूलन के मतलब होता है समाप्त कर देना। अस्पृश्यता के मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता को उन्मूलन मतलब खत्म करना, समाप्त करना। अस्पृश्यता को उन्मूलन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। शासन ने संविधान द्वारा मान किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। तो शासन जो है, जो शासन लोग कर सरकार जो है, उस संविधान द्वारा जो मान किए गए हैं समानता के अधिकार को, वो लोग उनको दो तरीके से लागू किया। कैसे लागू किया देखते हैं, चलते हैं। पहला है कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाएं व कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। पहला क्या बोला कि कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं के द्वारा। भारत में कई ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। भारत में बहुत ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति को समान व्यवहार, उसके एक जैसा व्यवहार करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, कानून के साथ साथ सरकार के उस समुदाय में निश्चित समुदाय के साथ 100 वर्षों तक जो असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं, अतीत मतलब जो समय बीत गया, अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। आगे बात करते हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन मतलब दोपहर का भोजन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चे को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता था। जो बच्चे लोग सुबह खा के जाते थे, दोपहर में लंच लोग स्कूल द्वारा प्राप्त होता था। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। इस सबको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारत में सबसे पहले मध्याह्न भोजन कहाँ शुरू किया गया। तो भारत में
सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव पड़े। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चे ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लिया, एडमिशन लिया और नियमित कंटिन्यूअस रूप में स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में दोपहर का भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से व्यक्तिगत पूर्वाग्रह होता है कि सोच, ऐसा थॉट आ जाना कि लोग ऐसा ही होते हैं, ऐसा ही सोचते हैं, उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह कि ये ऐसा ही होगा, उसको पूर्वाग्रह बोलते हैं, प्रेजुडिस बोलते हैं इंग्लिश में। जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे के साथ साथ भोजन करते हैं, क्योंकि स्कूल में उच्च नीच जाति का देखा नहीं जाता है। वहाँ भी देखेंगे जो मध्याह्न भोजन सभी के लिए, ऐसा नहीं गरीब लोग के लिए, जो स्कूल जाता है वहाँ सरकारी स्कूल में सभी लोग को खाना मिलेगा दोपहर का। इसी बोला है क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा जाता है। कहीं कहीं दलित महिलाएं भी भोजन बनाती है। दोपहर का भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को, जो निर्धन है, की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। दोपहर का भोजन कार्यक्रम में निर्धन बच्चों की स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से भी अलग हैं, जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार होता है। इन बच्चों को ऐसी असमानता स्थिति में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती, कोई इसका रिस्पेक्ट नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार करते हैं। कितनों कानून में बोला गया लेकिन उसको लोग नहीं मानते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में जो अपना माइंडसेट, लोग को नजरिया, जो दृष्टिकोण है में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, वो इलीगल है, गैर कानूनी है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति, महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। जो जाति से, धर्म से, अपंगता मतलब कोई लंगड़ा है, अंधा है उस कारण, आर्थिक गरीबी अमीर से, या महिला है, उस आधार पे लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान में देखिएगा तो वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं, कोई कम नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है, वो भी एक सम्मान पाने का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष रही। जो प्रजातांत्रिक जो पहले था समाज था, उसमें समानता स्थापित करना एक सतत कंटिन्यूअस संघर्ष, स्ट्रगल था, जिन व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना था।
इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे क्या। अन्य लोकतंत्रों में समानता के आखिर मुद्दे क्या है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है, जहां लोग समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सच में तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में भी समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। अभी भी बहुत सारे देशों में असमानता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। वहाँ भी इक्वल नहीं है। क्यों? जब 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने का आंदोलन हुआ, जब अफ्रीकी जो अमेरिकन उनको समान अधिकार दिलाने का आंदोलन हुआ, तब इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता। जब वो लोग गुलाम थे तो बहुत सारे असमानता का वो लोग सामना करते थे और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था और जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठकर जाना पड़ता था। ये देखिए, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर वह काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पे एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर। एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी रोजा पार्क्स, ड्यूटी करके वापस घर आ रही थी तो उसके सामने एक गोरा लड़का आया और वो उसको उस सीट से हटने के लिए बोल दिया, ये सीट सब चले जाइए, लेकिन वो ऐसा नहीं की। अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। एक विशाल आंदोलन का शुरुआत हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट कहलाया, जो बाद में नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन ने नस्ल, वही गोरा काला वाला नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव होने को निषेध कर दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे। बोल दिया गया कि अफ्रीकी जो अमेरिकन जो बच्चे उनके लिए भी स्कूल के दरवाजा खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी महिलाएं गरीब हैं, अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते थे। पहले जो था अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे जो थे वो ऐसे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सामर्थ्य रखते थे जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी को निजी प्राइवेट स्कूलों में जाते थे और उन क्षेत्रों में रहते थे जहां ये सरकारी स्कूल का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा था, जहां सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूल से ऊंचा था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए आप लोग, कुछ अनुच्छेद पॉइंट दिया गया बुक जान लेते हैं। भारत के अनुच्छेद आर्टिकल 15 में क्या दिया, चल जान लेते हैं। धर्म दिया है, मूल वंश, सब कौन से वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, कहाँ जन्मे हैं, आधार पर विभेद का है, प्रतिषेध है, इलीगल है। राज किसी नागरिक के विरुद्ध, राज सरकार की बात हो रहा है, सरकार किसी नागरिक के विरुद्ध
केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी कोई अंतर, कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरा बोलता है कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालय में, होटलों में, सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों पर प्रवेश या राजनिधि से पोषित जो राज से मिला है, फंड मिला है, उससे जनता के लिए कुछ बना, जैसे कुआं बन गया है, तालाब बन गया है, नहाने के लिए स्नान घाट बन गया, सड़क बन गया या कोई अलग स्थान, उसको उपयोग करने से मना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक चैप्टर में है लोकतंत्र की चुनौती। आखिर लोकतंत्र की चुनौती क्या है? क्या क्या लोकतंत्र की चुनौती जानते हैं? किसी भी देश की पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमेशा से ही ऐसा समुदाय और व्यक्ति होते हैं, पहले भी थे, अभी भी, आगे भी रहेंगे, जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते रहते हैं। इसके केंद्र वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है, उसके पक्ष में है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। डेली लाइफ में उससे आप फेस करते हैं समानता से हर जगह में। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उसके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। इस चैप्टर का जो भी प्रश्न है उस सब का सलूशन आपको बहुत जल्द चैनल में डाल दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।